मंच पर मैं आने के लिए निवेदन करता हूँ। आज तीसरे सत्र के अध्यक्षता टी.एस. आहूजा जी कर रहे हैं। टी.एस. आहूजा जी, आपसे निवेदन है कि आप मंच पर आएँ। इसके साथ ही हमारे दो महत्वपूर्ण वक्ता क्षितिज यामिनी जी, आप आएँ। मणिमाला जी छात्रवाद संघर्ष वाहिनी की एक बहुत महत्वपूर्ण धरोहर रही हैं, पत्रकार हैं। आपसे निवेदन है कि आप मंच पर आएँ। तीसरे सत्र का विषय रखा गया है भारत में सामाजिक आंदोलन और सामाजिक संगठनों की भूमिका। सबसे पहले हम स्वागत करना चाहते हैं हमारे तीसरे सत्र के अध्यक्ष टी.एस. आहूजा जी। टी.एस. आहूजा जी CFD के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। PUCL में भी लगातार इनकी हस्तक्षेप रहती है, तमाम तरह के आंदोलन में लगे रहते हैं। तो सबसे पहले मैं मंथन जी से निवेदन करूंगा कि मंथन जी टी.एस. आहूजा जी का स्वागत करें सॉल पढ़ाकर। टी.एस. आहूजा जी के लिए एक जोरदार ताली। बहुत धन्यवाद। मणिमाला जी के स्वागत के लिए मैं हमारे संघर्ष के साथी जागृति जी से निवेदन करूंगा कि वो जागृति। मेरा स्वागत कोई आदमी भी कर सकता है, तुम भी कर सकते हो। मणिमाला जी के लिए जोरदार तालियां। हमारे दूसरे महत्वपूर्ण वक्ता क्षितिज यामिनी जी हैं। जाने माने पब्लिक एजुकेटर, सोशल मीडिया की काफ़ी जानकारी रखते हैं। मैं इनके स्वागत के लिए सुशील जी से निवेदन करूंगा। सुशील जी मंच पर आएँ और क्षितिज जी का स्वागत करें। जैसा कि आपको पता है, आज ये तीसरा और आखिरी सत्र है इस कॉन्फ्रेंस का। तो आज का विषय रखा गया है भारत में सामाजिक आंदोलन और सामाजिक संगठनों की भूमिका। तो मैं सबसे पहले टी.एस. आहूजा जी से निवेदन करूंगा कि वो मंच पर आएँ और इस विषय की भूमिका के साथ हमारे वक्ताओं को अपने वक्तव्य प्रस्तुत करने के लिए निवेदन भी करें। टी.एस. आहूजा जी। धन्यवाद बहुत बहुत। मेरे को पहले तो अपना स्वागत करवाते हुए ज़रा थोड़ी हैरानी और परेशानी हो रही थी, क्योंकि आज तक मैं स्वागत करता ही आया हूँ और जो करता आया हो उसे स्वागत करवाने में थोड़ा सा दिक्कत होनी शुरू हो जाती है। और जो हमारे नेता हैं जो आमतौर पे मंच के ऊपर होते थे, उनको सामने बैठे देखकर मेरे को और भी दिक्कत हो रही है। प्रोफेसर आनंद कुमार जी, रामचरण जी, पंचोली जी, और ये वो लोग हैं जिनको हम शुरुआत से देखते हुए आए हैं। आज का जो मुद्दा है वो बहुत गंभीर विषय है। एक तो सबसे पहले सिविल सोसाइटी की जो डेफिनेशन है वही अपने आप में इतनी ब्रॉड, इतनी विशाल और कहते हैं ना कि एनकम्पासिंग एवरीथिंग, सब कुछ को बीच में जोड़ते हुए वो एक परिभाषा सिविल सोसाइटी को दी जाती है नॉर्मली। अब हमारे जैसे कुछ लोग, कुछ व्यक्ति जो ज़्यादा एक्टिविस्ट किस्म के हैं, उनको थोड़ा सा कई बार सिविल सोसाइटी और जो NGO से संबंधित लोग हैं या जो एज NGO काम करने वाले लोग हैं, उनके साथ थोड़ी दिक्कत और थोड़ी परेशानी भी रहती है, क्योंकि थोड़ा ये रहता है कि जो अप्रोच है उसके अंदर थोड़ा सा फ़र्क रहता है। अब बहुत सारे हमने देखा है कि जो NGO के लोग हैं उनमें थोड़ी ये समस्या आती है कि किसी मुद्दे को लेकर जब आप जो थोड़ा ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हो उसको लेकर आप उन्हें कहो कि इसके ऊपर कुछ किया जाए, तो उनका ये होता है कि अरे भाई, मेरा FCRA तो पहले ही सरकार उस पर नज़र रखे हुए है, या मेरा FCRA ख़त्म हो जाएगा
जैसे पीछे ही एक सभा थी तो जिसके अंदर हमने महिला संगठनों के एक नहीं 2-3 महिला संगठनों से हमने संपर्क किया और हमने उन्हें कहा कि आप इसके ऊपर अपना एक वक्ता आप भेजिए जो महिला संगठनों के रुख पे इस बारे में बात रख सकें। तो तीनों ने कोई ना कोई बहाना मार के और उन्होंने ये कहा कि भाई हमें इस विषय के ऊपर माफ़ कर दीजिए और फिर किसी मुद्दे के ऊपर आप करेंगे तो हम ज़रूर स्पीकर जो है आपके इसमें भेजेंगे। तो अब इसी तरह से जहाँ तक एजुकेशनल अप्रोच की बात है, और मेरे जैसे लोग, मैं अपने छात्र समय में समाजवादी युव जनसभा के साथ रहा, प्रोफेसर आनंद कुमार जी भी रहे उसमें, ये जेएनयू में था, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में था। तो हमारे लिए जाके प्रदर्शन करना, गिरफ्तारी देना तो आम बात थी। यानी कि ये होता था कि सोच कर ही जाते थे कि अरे कर लेंगे तो कर लेंगे, गिरफ्तार क्या हो गया, चलो। और साथ में कई बार तो ये भी सोच के जाते थे कि अरे वहाँ जाके ना बैरिकेड तोड़ना है, क्योंकि बैरिकेड तोड़ेंगे तो कल की अखबार में फ़ोटो आएगी और साथ में खबर भी आएगी, और अगर नहीं तोड़ा तो कोई पूछेगा नहीं। तो इमरजेंसी से पहले ही मैं 2-3 बारी तो जेल जा चुका था। तो इसलिए जब इमरजेंसी में गिरफ्तारी हुई तो मेरे को बहुत ज़्यादा हैरानी नहीं और परेशानी नहीं हुई, और घर वालों को भी नहीं हुई, क्योंकि उनको लगा कि यार ये तो जाता ही रहता है, क्या हो गया। हालांकि उनको ये नहीं पता था कि इतना लंबा वो हो जाएगा, पर फिर भी जो है तो, पर यही चीज़ जब आप जो एनजीओ के साथ जुड़े हुए लोग हैं उनके अंदर जब आप ये चीज़ देखते हैं तो उसमें आपको एक फ़र्क नज़र आता है। अब बहुत बारी एनजीओ के लोग समर्थन भी करते हैं, समर्थन इन द सेंस, जैसे मेरे को बहुत पहले का याद है कि हमारा ये हुआ कि भाई ये रिपोर्ट निकालनी है हमको। अब रिपोर्ट निकालनी है तो रिपोर्ट के लिए पैसे नहीं है छपवाने के लिए, तो उन्होंने कहा कि अच्छा ऐसा है कि हम एडवांस में 100 कॉपीज़ खरीद लेते हैं और आप इसकी प्राइस इतनी रख दो, उसके ऊपर इतनी प्राइस छाप दो और 100 कॉपीज़ हमको एडवांस में दे दो, तो आपका प्रिंटिंग का खर्चा निकल आया। तो हम भी सोचते थे कि यार ये तो अच्छी बात है कि भाई इन्होंने ये दे दिया और हमारा काम चल गया। अब उस टाइम या स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ या वकालत भी शुरुआत की स्टेज थी, तो ये भी नहीं था कि भाई जेब में पैसे हों और जो है कि आने जाने के लिए बहुत ज़्यादा सुविधा हो। तो एक द्वंद्व एक तरफ रहा और एक सहयोग भी उसके साथ रहा। तो अब यही चीज़ आप जो अभी मौजूदा जो एजिटेशंस या सोशल मूवमेंट्स रही हैं, जैसे यही फार्मर्स मूवमेंट वाला ही आप देख लो, तो इसमें कुछ एक एनजीओज़ का रोल रहा, पर उन्होंने जो रोल अदा किया वो ज़्यादा रहा कि भाई बैकग्राउंड में रह के हम जो है मदद कर देंगे, हम वहाँ पे मेडिकल के लिए कैंप लगा देंगे, हम वहाँ पे जो है थोड़े बहुत जो किसानों को लिए कभी कुछ लंगर पानी में कहीं कुछ कमी हो रही है तो वहाँ हेल्प कर देंगे, या थोड़ा पैसा वगैरह जो है वो हम कर देंगे, या स्पीकर्स को ऑर्गेनाइज करने में, स्पीकर्स को लेकर आने में उनके लिए जो खर्चा होगा कि वो हम उसको कर देंगे। पर फ्रंट के ऊपर आकर किसी एनजीओ ने, अगर आप देखें तो किसी ने आकर ना तो स्टैंड लिया और ना उसके साथ एजिटेशन के अंदर खड़ी हुई। पर ये भी हो सकता है कि भाई अब मेरा एक्सपीरियंस जो है वो केवल दिल्ली तक सीमित है, आगे सीमित नहीं है, और हमारे बीच जो दोनों वक्ता हैं जो बहुत ही प्रखर वक्ता और एजिटेशन के साथ जुड़े हुए हैं, और क्षितिज जी से मेरा कभी इस तरह से मेल मुलाकात नहीं हुई, पर मणिमाला तो मैं देख रहा हूँ जब वो छात्र युवा संघर्ष वाहिनी के अंदर एक्टिव रही हैं, और खाली एक्टिव ही नहीं, उसके प्रमुख नेताओं में से एक रही। फिर बाद में इनका आपका गांधी
समिति, क्या नाम था उसका, जो गांधी स्मृति दर्शन समिति। गांधी स्मृति दर्शन समिति की ये चीफ रही, और वहाँ पर इनका एक अलग तरह का एक्सपीरियंस रहा होगा। तो मुझे लगता है कि ये उस बारे में थोड़ा रोशनी डाल पाएंगी कि दोनों में सामंजस्य किस तरीके से हम लोग, मैं अगर हिंदी का कोई शब्द गलत इस्तेमाल कर दूँ तो ज़रा माफ़ कर देना, कि दोनों में किस तरह से इकट्ठा करके सामंजस्य बिठा के और इसको चलाया जा सकता है, या उनका क्या रोल हो सकता है जो ये अलग तरह की सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं कि सोशल मूवमेंट को उनकी सपोर्ट मिल सके। और जहाँ तक मेरा विचार है, यहाँ पर बैठे हुए सभी लोग किसी न किसी रूप में, किसी न किसी संगठन के साथ कहीं ना कहीं सोशल मूवमेंट के अंदर ना सिर्फ जुड़े हुए हैं, पर बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने सोशल मूवमेंट्स को चलाने के अंदर बहुत अग्रणी भूमिका निभाई है। तो आशा है कि इस बारे में आज के इस बैठक में कुछ रोशनी प्राप्त होगी। तो पहले हमारे जो वक्ता हैं वो बोलेंगे कुछ समय के लिए, और बाद में हम इसके ऊपर एक खुली चर्चा हम करेंगे। तो मैं अनुरोध करूंगा क्षितिज जी से कि वो पहले अपनी बात रखें, और बेहतर होगा कि आप अपना परिचय खुद दे दें। सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है क्षितिज यामिनी श्याम। यामिनी मेरी माँ का नाम है, श्याम मेरे पिताजी का नाम है। दोनों जेपी आंदोलन के कार्यकर्ता रहे और ऐसे कार्यकर्ता बने कि ज़िंदगी भर वो सामाजिक कार्यों में ही सक्रिय हैं दोनों आज भी। तो ऐसा संगठन जो जयप्रकाश नारायण जी ने शुरू किया था, उसमें आज शामिल होने का मुझे मौका मिला। ये सोचकर मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत गर्व महसूस होता है, जिम्मेदारी भी महसूस होती है। उसी संगठन के गोल्डन जुबली के पर्व पर हम यहाँ मिले हैं। मैं वैसे काफ़ी आंदोलनों में सक्रिय रहा हूँ 2011 से। तो सिविल सोसाइटी आंदोलन जो एकदम आखिरी जो हम जानते हैं, अन्ना आंदोलन, उसमें काफ़ी सक्रिय में रहा था। तो उससे भी रहा हूँ। और तब से 2016 का डिमोनेटाइजेशन के खिलाफ आंदोलन, फिर जो सरकार के सताए हुए कुछ लोग थे, जैसे IPS संजीव भट्ट जी या डॉक्टर कफील खान, इनके साथ भी मैंने काम किया। तो ऐसे आंदोलनों में हमेशा सक्रिय रहा हूँ। इसके अलावा श्याम मानव, जो मेरे पिताजी का नाम है, उन्होंने महाराष्ट्र में एक अंधविश्वास के खिलाफ बड़ा आंदोलन शुरू किया 1982 में। उसके वो संस्थापक और संगठक रहे हैं, जिसमें बाद में फिर दाभोलकर जी जुड़े थे, और कुछ 5-6 सालों बाद उन्होंने अलग से अपना संगठन भी बनाया था। तो उनका एक YouTube चैनल भी मैं चलाता हूँ। इसके अलावा मैं एक भारतीयत्व नाम से YouTube चैनल चलाता हूँ। नाम से ही आप समझ सकते हैं कि उसके विषय क्या होंगे। एक जो आज सारी तरफ विचार चलता है, हिंदुत्व का विचार चलाने की कोशिश होती है, तो उसके खिलाफ भारतीयत्व का विचार खड़ा करें, ये कहीं सोच उस चैनल की है। सभी मान्यवरों को अभिवादन करके मैं शुरू करता हूँ। जेपी आंदोलन या तब की परिस्थितियाँ, इनके बारे में जब मैं सोचता हूँ, मैं तो आज 45 साल का हूँ, तब मैं नहीं था। मैं ये सारी बातें सुनी, कही आप लोगों से उनके बारे में जाना, तो ये दिखता है कि तब की जो सरकार थी, भारत देश स्वतंत्र हुआ उसके बाद स्वतंत्रता आंदोलन के मूल्यों के हिसाब से सरकारें चली। कुछ ज़्यादा चली, कुछ कम चली, पर वो मूल्य जितने भारत में स्थापित हुए, उनसे वो यानी उसको लेकर सेटिस्फैक्शन नहीं था। वो जिसे हम कहेंगे कि जितने स्थापित होने चाहिए उतने नहीं थे। यानी जितना भारत देश में भारतीयों के लिए काम हो रहा था, लोकतंत्र के लिए हो रहा था, उसके आगे जाने की एक अपेक्षा थी। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के मूल्यों की अपेक्षा थी। जो संविधान की आज हमने बात की, कई लोगों ने उन मूल्यों को एक जो आखिरी इंसान है, कमज़ोर इंसान है, उसके जीवन में लाने की अपेक्षा ज़्यादा थी। उसके अलावा हम कहेंगे कि जो गांधी जी के मूल्य थे,
वहाँ तक भी पहुँचने की, क्योंकि वो शायद जो कॉन्स्टिट्यूशन है या जो हमने जिस तरह के कम से कम एक इकोनॉमिक्स जो हमने स्वीकारा, उसके आगे जाने वाला गांधी जी का इकोनॉमिक्स हम सबको पता है, तो उसकी भी एक अपेक्षा उन आंदोलनों की रही होगी। या तो हम कहेंगे कि जो भी लोकतंत्र के मूल्य हो सकते हैं, एक इंसान के लिए वो महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि अगर मुझे स्वतंत्रता न हो तो मैं ठीक से मेरा विकास नहीं कर सकता, मुझे अच्छा नहीं लग सकता, मुझे न्याय ना मिले तो मैं उसके कारण दुखी होऊंगा, उसके कारण परेशान होऊंगा, फिर से मैं विकास नहीं कर पाऊंगा मेरे खुद का, मैं फल फूल नहीं पाऊंगा। हम जानते हैं सारे लोकशाही लोकतंत्र के मूल्यों की जो बात है, बंधुता ना हो तो देश में समस्याएं होंगी, झगड़े होंगे, ये बहुत बड़ी समस्या हमने तो पहले से ही देखी है। और समता, क्योंकि अगर हम वैज्ञानिक रूप से सोचें तो हम सारे पैदाइशी, हमें दर्जे की भी समानता होनी चाहिए और हमें जो हमें मौका मिलता है उसकी भी समानता होनी चाहिए। ये हम सारी चीज़ें समझ सकते हैं। और ये अगर ना हो, और इसी पे आधारित हमें पता है कि एक हैप्पीनेस इंडेक्स बनता है जिसकी रिपोर्ट हर साल आती रहती है, और उस हैप्पीनेस इंडेक्स में हम देखें तो हमेशा पीछे पीछे जाते जा रहे हैं। तो कहने का मेरा मुद्दा है कि जेपी आंदोलन की अपेक्षाएं वो रही थी, वो सपना रहा था, पर 2014 से समझ में आता है कि उसके पहले की सरकारें ज़्यादा ठीक थी, भले ही वो अपेक्षा के हिसाब से ना हो। और आज तो हम देखते हैं कि उन सपनों के बारे में हम और पीछे चले जाते जा रहे हैं। हम देखते हैं कि जो एक संगठन जो इन चारों मूल्यों में विश्वास नहीं करता, वो विश्वास नहीं करता कि सारे समान होते हैं, वो विश्वास नहीं करता स्वतंत्रता होनी चाहिए, वो विश्वास बिल्कुल नहीं करता कि भारत देश के नागरिकों में बंधुता होनी चाहिए, उनमें अच्छे संबंध होने चाहिए, और वो न्याय में भी बिल्कुल विश्वास नहीं करता, ऐसा संगठन हमें पता है कि वो पूरे देश को नियंत्रण में ले चुका है। उसका नियंत्रण जो बाकी लोकशाही के स्तंभ होते हैं उनमें पहले से था, प्रशासन में बहुत पहले से था, जुडिशियरी में पहले से था, मीडिया में बहुत बड़े पैमाने पे था, पर जो शासन करने वाली पार्टी थी उसमें भी वो लोग थे बहुत से, पर पूरी तरह नियंत्रण नहीं कर पा रहे थे, इसलिए शासन पे पूरा नियंत्रण उनका नहीं था। तो इसलिए काउंटर होता था कि जो शासन है उसके खिलाफ है बाकी के तीन खंबे। और इसलिए हमको दिखता है कि जब पहले 2014 के पहले के सरकारों के खिलाफ कोई बात हुई तो उसे मीडिया में अच्छा सपोर्ट मिलता था, बाकी जगह से भी अच्छा सपोर्ट मिलता था कुछ मामलों में। पर ये सारा चित्र बदल गया 2014 से। आज हमें दिखता है कि ये चारों खंबे साथ में मिलकर जनता के खिलाफ काम कर रहे हैं। इसके अलावा इनमें अगर जुड़ा है तो हम जिसे कहेंगे कि कॉरपोरेशंस की जो हमने बात की वो रही। अब ऐसे में समस्या हो गई कि इलेक्टोरल प्रोसेस इतनी बिगाड़ दी गई है। पहले के सेशन में जो ऑनरेबल एस वाई कुरैशी जी थे उनकी बातों से मैं सहमत नहीं हूँ। जो ईवीएम की बात उन्होंने की, हमने जो बनाया वो ईवीएम अच्छा था, तांत्रिक दृष्टि से जो चीज़ों को समझ सकता है, कंप्यूटर हार्डवेयर इस दृष्टि से जो चीज़ों को समझ सकता है, वो इंसान ये बात कभी नहीं मानेगा। और इसलिए कि भले ही वो जो एक ईवीएम हमने देखी है वो अच्छी हो, पर यही ईवीएम उस वोटर को दी गई थी ये कभी जांचा नहीं जा सकता, उसका हार्डवेयर सॉफ्टवेयर वही हो ये जांचा नहीं जा सकता। तो कहने का मतलब इलेक्टोरल प्रोसेस इतनी खराब कर दी गई है कि आज जो लोग वोट दे रहे हैं वही रिजल्ट आ रहा है कि नहीं, इस पर सारे लोग डाउट करते हैं। आप अगर नागरिक से बात करें, सामान्य वोटर से बात करें, वो ज़्यादातर यही कहता है, अगर वो बीजेपी का वोटर नहीं है तो वो यही कहता है मैंने तो ईवीएम को दिया है वोट, वो पता नहीं किसको देगी। अब ये केवल ईवीएम का मुद्दा नहीं है, सही बात है, इलेक्टोरल रोल से लेकर तो काउंटिंग तक की कई स्टेप्स हैं जिस पे इलेक्टोरल प्रोसेस में गड़बड़ियाँ की गई हैं। अब ये क्यों की गई? क्योंकि कुछ लोगों को चुन के लाना है, जनता के हिसाब से न हो। पहले जैसा होता था, हमको दिखता था कि सरकार ठीक से काम न करे, जनता बदल पाती थी, वो रोकना है, इसलिए किया गया है, ये बात हम समझ सकते हैं। फिर ऐसे में जब विपक्ष कुछ नहीं कर पा रहा है, विपक्ष कुछ चुनाव जीतता है पर ऐसे चुनाव हारता है कि जो हारने की कोई संभावना ही नहीं है। यानी अभी हमको
पिछले 1-2 सालों में ऐसे दिखा है कि ऐसे चुनाव जीते गए हैं कि जो जीतने की बीजेपी की संभावना नहीं थी, फिर भी वैसा होता हुआ हमको दिखा। तो ये जो है, ऐसे में जो आज का हमारा विषय है कि सिविल सोसाइटी का क्या महत्व बचता है, तो वही जब विपक्ष कुछ ना कर सके तो हम पता है हम हमें पे हमेशा अपेक्षा रखते हैं कि, या ये होता भी है लोकतंत्र में, लोकतंत्र की ये अपेक्षा होती है कि जनता उसके सामने उठ खड़ी हो। जनता उतनी उठ खड़ी होती हुई दिखती नहीं। आंदोलन हुए, किसान आंदोलन जितना इतिहास में सबसे बड़ा आंदोलन हुआ, जो किसी देश में कभी इतना बड़ा आंदोलन नहीं हुआ होगा, पर उसका केंद्रीय परिणाम हमारे देश पे हुआ क्या, तो वो नहीं हुआ। जिसे हम कहते हैं कि आम इंसान, आम नागरिक भारतीय, उसे कितनी मालूमात थी, उसका कितना सपोर्ट था, वो कितना परिलक्षित हुआ जो भी हुआ उसमें, तो हमें दिखता है कि वो सेंट्रल मुद्दा नहीं बना। इतने बड़े आंदोलन देश में हो रहे हैं, अलग अलग संगठनों पे हो रहे हैं, पर वो सेंट्रल मुद्दा बनते हुए नहीं दिख रहे हैं। और इसके पीछे मुझे एक बड़ी जो भूमिका लगती है, वो लगती है मीडिया की। मीडिया ये कर रहा है कि एक जो साइंटिस्ट थे स्टीफन हॉकिंग, उनका एक वाक्य था कि फॉल्स इंफॉर्मेशन और इल्यूजन ऑफ इंफॉर्मेशन इज वर्स देन इग्नोरेंस और लैक ऑफ इंफॉर्मेशन। यानी मुझे जानकारी की कमी है, ये एक बार चल जाएगा, पर मेरे पास गलत जानकारी अगर बहुत पहुंच रही है तो ये ज़्यादा बड़ी समस्या है। और ये हमको दिखता है कि जैसे हम सोचते हैं कि पुराने ज़माने में जब ये सारे आंदोलन हुए होंगे तो लोगों तक जानकारी कैसे पहुंची होगी, पर वो कम जानकारी पहुंचती थी, तो सही जानकारी पहुंच जाए तो आसानी से काम हो भी जाता था। आज समस्या ये है कि हर सोर्स से गलत जानकारी पहुंचाई जा रही है। सिंपल सादी सादी बातों के बारे में गलत जानकारी। जिन्होंने सबसे ज़्यादा भारत पाकिस्तान विभाजन का विरोध किया वो गांधी जी, उसके जिम्मेदार। जो हम कहेंगे कि थोड़ा ऐसा था कि कांग्रेस वगैरह के लीडर या नेहरू जी वगैरह थोड़ा हिंदुओं के साइड के लीडर समझे, वो दोनों वो ऑब्वियसली सेक्युलर थे, पर वो मुस्लिम खुद। अब मुस्लिम होने में कोई गलती है कि नहीं, ये तो विषय ही अलग हो गया, पर ये जो झूठ फैलाया जा रहा है ये बहुत ज़्यादा मास मीडिया द्वारा, पेपर मीडिया द्वारा और अब सोशल मीडिया द्वारा भी फैलाया जाता है। तो ऐसे में हमको ये समस्या हो जाती है कि जो यानी दुष्प्रचार की जो ताकत है, कि सच को झूठ बनाने की जो ताकत है, यानी इसे मैं ऐसे या ऐसा हम कह सकते हैं कि केवल गांधी जी की अहिंसा पे हमला नहीं है, तो सत्य वाला शस्त्र जो है उस पर भी हमला है, कि सत्य क्या है यही समझ में ना आने पाए किसी को। इससे एक लड़ने की ज़रूरत है, और इसलिए केवल जनता ऐसी उठ खड़ी भी हुई, उसके आंदोलन भी हुए, तो हम देखते हैं कि केंद्रीय उसका आंदोलन बनता हुआ नहीं दिख रहा है। तो इसलिए जो सिविल सोसाइटी हो, आंदोलन हो, उनकी भूमिका और महत्वपूर्ण हो जाती है, ऐसा मुझे लगता है। हमें ये कोशिश करनी होगी कि जो आंदोलन या जो संगठन आज चल रहे हैं वो कुछ ही लोगों तक पहुंचते हैं, बल्कि जो राइट विंग के संगठन आंदोलन है वो नए लोगों तक ज़्यादा पहुंचते हैं। उनका जो कार्यक्रम है वो ऐसा है कि जो नए लोगों तक पहुंचे। उनके कार्यक्रम में हम देखते हैं कि सुबह के प्रहर से लेकर तो रात को सोने तक के अलग अलग एक्टिविटीज़ हैं। पूरा उनका टाइम टेबल बना हुआ है, या 365 दिनों का कैलेंडर बना हुआ है कि ऐसी अलग अलग एक्टिविटीज़ है कि लगता भी नहीं कि ये उससे जुड़ा होगा। जैसे बाबाओं को वो खड़ा करते हैं, सारे ये झूठे बाबा होते हैं, किसी बाबा में कोई चमत्कारी शक्ति हो नहीं सकती, फिर भी उन्हें खड़ा किया जाता है और फिर दिखता है कि ये बाबा के जो सारे फॉलोअर हैं वो किसी एक पार्टी के वोटर बन जाते हैं। तो इस तरह के कई कार्यक्रम उनके हैं। वैसे गलत कार्यक्रम तो हम नहीं बना सकते, पर हमें अभी गांधी विचार सम्मेलन में आनंद कुमार सर ने एक मुद्दा कहा था कि गांधी जी के विचारों का अगर हमें सबसे महत्वपूर्ण बात कोई लेनी चाहिए, या जिसे हम कहेंगे कि उसका हमें निचोड़ अगर लेना चाहिए, तो जो रचनात्मक कार्यक्रम उन्होंने 41-42 में बनाया था उसे हमने ज़्यादा महत्व देना चाहिए। तो वैसा ही रचनात्मक कार्यक्रम आज के हिसाब से, आज के वक्त में आप लोग डिज़ाइन करें और उसे हम अच्छे से एग्जीक्यूट करें। हमें नए लोगों तक पहुंचना पड़ेगा। ऐसे में कई बार हम
यंग लोगों तक बोलते हैं। मैं उम्र को इतना महत्व नहीं देता, कौन कितना जिएगा किसी को पता नहीं होता। मेरा कहना है जो हमारे विचारधारा का नहीं है ऐसे लोगों तक हम पहुँचें, पहले जो न्यूट्रल है या बाउंड्री पर बैठा है उस तक पहुँचें, और बाद में तो जो गलत दिशा में चला गया है उसे भी वापस लाने की हम बात करें। ये मुझे लगता है कितना समय हुआ सॉरी। इन सारे चीज़ों के लिए हम सोशल मीडिया का बहुत अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं। सोशल मीडिया में मैं खुद यूट्यूब चैनल वगैरह, फेसबुक के पेजेस वो सब अच्छे से चलाता हूँ। उसके लिए हम अच्छे अच्छे लोगों को तैयार कर सकते हैं, जो भी हम लोगों में से इन चीज़ों में वक्त दे सकते हैं, उनमें इंटरेस्टेड हो, ऐसे हम नए लोगों को भी लेंगे। जो यंग लोग होते हैं जो पहले से चीज़ें कर रहे हैं उनको भी लेंगे, आप लोग भी उनमें शामिल हो सकते हैं। सोशल मीडिया का बहुत अच्छा इस्तेमाल, सोशल मीडिया में भी एल्गोरिदम काम करता है। सोशल मीडिया में भी कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिनमें आप वीडियो डालो तो वो ज़्यादा नहीं चलेंगे, तो उनको फिर हमें लोगों तक पहुंचाना पड़ेगा शुरू में। कुछ दिनों बाद वो बदलेगा और ज़्यादा लोगों तक पहुंचने लगेगा। पर सोशल मीडिया में कम से कम हम आ तो भी सकते हैं। सोशल मीडिया के द्वारा हम कम से कम अपने विचार लोगों तक पूरी तरह से पहुंचा सकते हैं। और एक मैं कहूँगा कि जब हमें आंदोलन या सामाजिक संगठन जब सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं तो विषयों को हम पूरी गहराई में रखें। जैसे कि एक उदाहरण के तौर पे बजट की जो बात होती है, तो बजट का विश्लेषण बड़ी गहराई वाली बात है, वो उतनी गहराई से रखा जाना चाहिए। हमें कोई न्यूज़ चैनल चलाने की ज़रूरत नहीं है, हम हर कार्यक्रम गहराई से करें ताकि ये न्यूज़ चैनल्स होते हैं, ये बाकी इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, उनके लिए वो रिसोर्स मटेरियल की तरह काम करें। उन्हें उसमें से मुद्दे मिले कि वो किस तरह से उन मुद्दों को उठाए जा सकें। हमारे साथ जो काम आज जैसा हमने देखा कि जब न्याय व्यवस्था पे बात करनी थी तो मदन लोकुर सर यहाँ पे थे, जब इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे बात करनी थी तो जगदीप चोकर सर, एस.वाई. कुरैशी सर यहाँ पे थे। ऐसे लोगों से इतना एक्सपर्ट हमारा रिसोर्स मटेरियल बन सकता है कि जो सारे जो सोशल मीडिया पे बाकी लोग काम कर रहे हैं वो पब्लिक तक पहुंचाने का काम करें, पर उन्हें उसमें से कंटेंट मिल सके। ये भी हो सकता है। ये करते वक्त मेरा अनुभव ऐसा है कि ये रचनात्मक कार्यक्रम अगर हम करेंगे तो उसमें आज ऐसा है कि लोगों को लोग भी फीस भी दे सकते हैं कुछ ऐसे कार्यक्रमों की। जिन स्कूलों में, कॉलेजों में हम प्रोग्राम करें वहाँ से भी कुछ मानधन बनाया जा सकता है या मिल सकता है संगठन को भी, और जो वो काम कर रहा है वो वॉलंटियर उसको भी। सोशल मीडिया पे आप देखेंगे तो जैसा सबसे बड़ा उदाहरण हमें दिखता है कि ये जो सारे पत्रकार जिनको मीडिया चैनलों ने निकाल दिया, जो सच्चे पत्रकार हैं, पर उन लोगों को कोई समस्या नहीं हुई। वो सोशल मीडिया पर आते ही उनके चैनल अच्छे चले, उसका अच्छा इनकम उनको आने लगा और वो और अच्छे से उस चैनल को दिन ब दिन चला पा रहे हैं। तो वैसा ही जैसा मैंने कहा अंधविश्वास के खिलाफ हम चैनल चलाते हैं, श्याम मानव उसका नाम है, उसके अभी 5.25 लाख के आसपास सब्सक्राइबर है, ज़्यादा नहीं है। पर फिर भी आप देखिए दोस्तों कि उसमें भी इतना सपोर्ट आता रहता है कि वो चैनल हो, उसके अलावा जो संगठन हो उसको भी एक अच्छा सपोर्ट उससे मिलता है। तो संसाधनों में हम देखेंगे कि आज ऐसा सपोर्ट अन्ना आंदोलन के वक्त हमको पता है वैसा मिला, आम आदमी पार्टी को वो सपोर्ट बहुत ज़्यादा जनता का मिला। तो इस तरह का सपोर्ट आज लोग देते हैं। एक फंड रेजर हमने संजीव भट्ट जी के लिए भी किया था, उसमें हमने भले ही 1 करोड़ का हमारा टारगेट था, पर 27 लाख तक का टारगेट हम कुछ ही दिनों में 10-15 दिनों में उसे कर पाए थे। तो इस तरह से सपोर्ट लोग देंगे अगर हम उस तरह से काम शुरू करें और जनता के सामने वो काम, यानी ये जो हमारा काम है उसको हम और अगर एक्टिवली कर पाए तो इस तरह का सपोर्ट मिलेगा। जो संसाधनों वाला मुद्दा था वो मुझे लगता है कि शायद इतना बड़ा नहीं होना चाहिए। अब इन सारी बातों में जैसा मैंने कहा 2011 से मैं सक्रिय हूँ, पर ऐसा है कि ये सारी चीज़ें इनकी कई जो हमारी मर्यादाएं होती वो भी कुछ मैं समझता हूँ, पर क्योंकि नया हूँ शायद सारी मर्यादाएं नहीं समझता हूँगा। पर मुझे लगता है कि हम इतने ज्ञान के साथ जो हमारी सारी जानकारी है उसके साथ एक आशावाद अगर हम में ना हो और एक पॉजिटिव थिंकिंग हम में ना हो तो हम ज़्यादा काम नहीं कर पाएंगे। पर पॉजिटिव काम करने के लिए केवल हम क्या अतार्किक सोच रहे हैं कि क्यों पॉजिटिव सोचें,
मुझे लगता है कि बहुत अच्छे उदाहरण मौजूद हैं। जैसा जेपी आंदोलन के वक्त हमें दिखा कि जनता पूरी तरह से साथ आई। जब कांग्रेस इलेक्शन हारी इमरजेंसी के बाद, तब कहीं जो खिलाफ लड़ने वाले थे उनके पास पैसों की ताकत नहीं थी, फिर भी सारे कांग्रेस के लोग हारे थे। वैसा ही हमें दिखता है कि अन्ना आंदोलन में हुआ, लोग सपोर्ट करते हैं। आम आदमी पार्टी का इलेक्शन, हम बोलते हैं कि कहाँ हम तीसरा ऑप्शन बनेगा। दिल्ली जैसे सेंट्रल जगह पे तीसरा ऑप्शन बना। वो केवल दिल्ली की बात नहीं थी, पूरे भारत में मैं घूमता था, 5-10 मिनट लोग इधर उधर की बातें करते हैं। अगर हम बस से जा रहे हैं, अगला इंसान उसको मैं जानता नहीं हूँ, अनजाना व्यक्ति है, 10 मिनट के अंदर वो बात शुरू करता था आम आदमी पार्टी के बारे में। ये मैं गांव की बात कर रहा हूँ, महाराष्ट्र की। तो ये होता है अगर यानी मेरा कहना, लोग जी बिल्कुल खत्म ही कर रहा हूँ, तो लोग रिस्पॉन्ड करते हैं। आखिरी रिस्पॉन्स हमको दिखा डिमोनेटाइजेशन का, क्योंकि लगा ये भ्रष्टाचार के खिलाफ है, लोगों ने सपोर्ट किया, लाइन में लगे, मरे, पर सरकार का बहुत ज़्यादा विरोध किया ऐसा नहीं, जनता ने सपोर्ट किया। कोई छोड़िए, कोरोना में जनता ने सरकार का सपोर्ट किया। तो हमारे देश के लोग हमें दिखता है रिस्पॉन्ड करते हैं, बहुत साथ में आते हैं। इसी आशावाद को हम साथ में लेकर चलें, हमारे नए प्रोग्राम हम तय करें और नए नए लोगों को साथ में जोड़कर हम आगे बढ़ें। ये कहकर मैं यहाँ रुकता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद। क्षितिज जी धन्यवाद। देखिए, आपने बहुत अच्छी बातें रखी, और पर इसी के अंदर कुछ मुद्दे हैं जो हम सब लोगों के विचार के लिए उठते हैं। आपका ये विचार कि एक ऑल्टरनेटिव मीडिया, सोशल मीडिया के ज़रिए खड़ा किया जाए, एक बहुत ही अच्छा विचार है और उसके ऊपर गंभीरता से विचार करना चाहिए इस हाउस को। पर एक मुद्दा साथ में जो इसी के साथ जुड़ा हुआ जो आपने उठाया, और वो है आप को लेकर। दिल्ली में बहुत सारे जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, उनका ये विचार है कि आपको, आम आदमी पार्टी को खड़ा करने में आरएसएस का परोक्ष रूप से बहुत बड़ा हाथ रहा है। पूरे अन्ना आंदोलन के अंदर आरएसएस के लोग आपकी टोपी पहनकर और मैं अन्ना हूँ करके और दिल्ली की सड़कों के ऊपर घूमते रहे, और माहौल बनाने में उसका बहुत बड़ा हाथ रहा। आज के समय में भी कई लोगों का, हमारे आंदोलन के बीच में से कई लोगों का ये विचार है कि आम आदमी पार्टी को पीछे से आरएसएस की सपोर्ट है, क्योंकि बीजेपी कांग्रेस को ख़त्म नहीं कर पाती। एज ए ऑल्टरनेटिव रख के, आपको सामने रख के कांग्रेस को ख़त्म करने का काम आपके द्वारा किया गया है, और उसके पीछे कहीं ना कहीं बीजेपी का पीछे से हाथ है। अब ये पूरे अपने आप में अलग से सेशन और अलग से इस पर बहस करने की बात है, और मेरे ख्याल से आनंद कुमार जी जैसे विचारक इसके ऊपर ज़्यादा रोशनी डाल पाएंगे, और सीएफडी हो सके तो इसके ऊपर उसको एक चर्चा इस विषय के ऊपर रखनी चाहिए। पर अब अगर मान लीजिए कि अन्ना आंदोलन को आरएसएस की सपोर्ट रही है, तो क्या हम कहेंगे कि वो सिविल सोसाइटी में आरएसएस है जिसने सोशल मूवमेंट को सपोर्ट किया? ये भी एक चर्चा का विषय है। तो देखिए, हो सकता है मणिमाला जी इस विषय पे थोड़ा प्रकाश डालें, तो मैं स्टेज मणिमाला जी के हवाले करता हूँ। बहुत क्या कहेंगे, घिसी हुई कार्यकर्ता है, और पत्रकार होने के नाते अंदर तक का ज्ञान रखती हैं, और क्या कहते हैं, मिलिटेंट वो हैं। यानी कि थोड़ा डर भी लग रहा है इनको बुलाते हुए कि कहीं मेरे को ही ना झाड़ दे कि तुमने क्या कह दिया। मणिमाला मेरी अच्छी मित्र भी है। वो तो है। मंच पर बैठे हुए आहूजा साहब और क्षितिज और सभी साथी जो सामने हैं, हाँ, डरना तो चाहिए मेरे से थोड़ा बहुत, तो अच्छी बात। ऐसा हुआ कि मैं जो आज के प्रोग्राम को
रूपरेखा तय करने के लिए जो ऑनलाइन मीटिंग थी उस मीटिंग में भी शामिल थी, और वैसे भी तो मैंने मीटिंग में भी बोला था। और जब फाइनल प्रोग्राम कई सारे साथियों की तरफ से आया, रामचरण जी की तरफ से बहुत एक्टिव रहते हैं कई सारी शारीरिक दिक्कतों के बावजूद, और पांचोली साहब का भी आया, तो मैंने गुस्से में पांचोली साहब को लिख दिया कि पांचोली साहब ऐसा करिए कि सिटीजन फॉर डेमोक्रेसी का नाम बदल दीजिए, अब जरूरी हो गया है, आप इसको मेन फॉर डेमोक्रेसी लिख दीजिए, क्योंकि औरतें तो भीड़ का हिस्सा हैं, सुनने के लिए आ जाएंगी, क्योंकि एक भी महिला का नाम ना चेयर में, ना एंकरिंग में, ना स्पीकर में। और जब मीटिंग में मैंने ये बात रखी थी तो हमारे एक मित्र हैं, अच्छे मित्र हैं, सुशील जी, उन्होंने कहा मणि जी का नाम जोड़ दीजिए। मुझे और गुस्सा आया कि मैं अपना नाम जुड़वाने के लिए नहीं कहती हूँ, मैं कहती हूँ कि इसको सिटीजन फॉर डेमोक्रेसी बनाइए, मेन फॉर डेमोक्रेसी ना बनाइए। और भी बहुत लोग हैं और सब अच्छा बोलते हैं, और अगर कोई अच्छा, मान लीजिए नया नया आया है, बोलने की आदत नहीं है, पहली बार में अच्छा नहीं बोलता है तो क्या बिगड़ जाएगा, दूसरी बार में अच्छा बोलेगा, तीसरी बार में अच्छा बोलेगा। आप क्या माँ के पेट से बोलना सीख के आए थे? माँ के पेट से बोलना तो कोई नहीं सीख के आता ना। इसी तरह से मंच पकड़ते, माइक पकड़ते, अब दिन रात मंच माइक पकड़े रहिएगा तो अच्छा तो बोलिएगा। जो कभी कभी बोलेगा वो गड़बड़ बोलेगा शुरू में, फिर सीख सीख करके आपसे भी बेहतर बोलेगा, तो मौका तो दीजिए। तो उन्होंने फिर वही मुझे घसीट के ले आए। मैं तो बिल्कुल भी आना नहीं चाहती थी प्रतिवाद में, लेकिन अब पांचोली साहब इतने विनम्र आदमी है कि वो बोले तो फिर ना तो नहीं कह सकते, आना ही पड़ता है। तो इस वजह से मैं आ गई। इतनी बात मैंने इसलिए कह दिया कि आगे जो कोई भी प्रोग्राम करे देखे तो प्लीज़ किसी भी सामाजिक संगठन को, नागरिक संगठन को मेन संगठन ना बनाइए, उसको सिटीजन्स ही रहने दीजिए, और इसके लिए कोशिश करनी पड़ेगी। कम से कम सामने आते हुए लोगों को तो ना रोकिए, कम से कम जो हॉल में बैठी हुई हैं महिलाएं, उनको तो हाथ पकड़ के ले आइए और कहिए कि बोलो। तो एक ये बात थी, माफ़ करिएगा मैंने यहाँ कह दिया, पर बिना कहे चलता नहीं ना, बोलना ही पड़ता है। ये भी सामाजिक आंदोलन का हिस्सा है कि हमें बोलना पड़ता है खुद को बदलने के लिए, क्योंकि हम खुद को नहीं बदलेंगे तो समाज को क्या खाक बदलेंगे। अब आती हूँ सामाजिक आंदोलनों पे। जब से होश संभाला है तब से किसी न किसी सामाजिक आंदोलन से किसी न किसी रूप में जुड़ी रही हूँ। एक सामाजिक आंदोलन वो होता है जो सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ चलता है, जैसे इस देश में बाल विवाह के खिलाफ, दहेज प्रथा के खिलाफ, सती प्रथा, जाति पाति, छुआछूत, पर्दा प्रथा वगैरह वगैरह के खिलाफ अशिक्षा आंदोलन चलते रहे टाइम टू टाइम। और जो कोई भी सरकार रही उस वक्त, उसने इन तरह के आंदोलनों को सपोर्ट किया, चाहे वो अंग्रेज की सरकार क्यों ही न रही हो। इन सारे मुद्दों पे कभी किसी सरकार ने आंदोलन को अपोज नहीं किया। एक दूसरा सामाजिक आंदोलन होता है जो अपने लिए कुछ गढ़ लेने का, अपने लिए बनाना। सरकार नहीं कर रही है तो चलो हम समाज के लोग मिल करके अपने लिए कुछ बनाते हैं। अभी जयपुर में जब हम मिले थे तो हमारे अरविंद अंजुम ने ये बात एक रखी थी कि गांव के लोग मंदिर बनाते हैं लेकिन अपने लिए गोदाम नहीं बनाते, वो सरकार से मांगते हैं। तो मेरा एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन था कि सरकार का पैसा हमारा पैसा है, हम क्यों ना मांगें, उसमें हमारा हिस्सा है, हमें चाहिए। एक तो वो पक्ष है। दूसरा पक्ष है कि अगर जनता यानी हम अपने लिए, अपने को मजबूत करने के लिए, अपने को समाज को मजबूत करने के लिए, समाज के लोगों को मजबूत करने के लिए अगर कोई संगठन, कोई संस्था, कोई स्कूल, कॉलेज कुछ भी बनाते हैं तो उस पर सरकारी आक्रमण किस तरह से होते हैं वो भी नहीं करने दिया जाता। आज की तारीख में अंग्रेज़ों का ज़माना था या इवन मुग़लों का ज़माना था, तब भी ऐसी चीज़ों पे हमले, सरकारी हमले या सत्ता के हमले नहीं हुआ करते थे। लेकिन अभी का जो निज़ाम है उसमें ऐसी चीज़ों पे भी हमले होते हैं
काशीपुर उड़ीसा में मैंने देखा कि जब वहाँ की ज़मीन हड़पनी थी आदिवासियों की, तो सबसे पहले वो स्कूल ढा दिया गया, जिस स्कूल को गांव वालों ने खड़ा किया था और गांव के रिसोर्सेज से चलाते थे। हाई स्कूल था, बच्चे बहुत अच्छा कर रहे थे, पोजीशन ले रहे थे बोर्ड के एग्जामिनेशन में, पर सबसे पहले उस स्कूल को ढाया गया। इसी तरह से सर्व सेवा संघ का कैंपस बुलडोज हुआ, तो उसमें तो सरकार ने नहीं बनाया था, वो तो लोगों ने बनाया था। विनोबा भावे और जयप्रकाश नारायण ने बनाया था। वहाँ सामाजिक गतिविधियाँ चलती थी, नौजवानों को एजुकेशन दिया जाता था, पब्लिकेशंस थे, बच्चों के लिए स्कूल भी चलते थे, उसे ढहा दिया। तो अब जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, वो इस तरह के भी सामाजिक आंदोलन, कंस्ट्रक्टिव जिसको कहते हैं, रचनात्मक आंदोलन, वो भी आप चला सकने की स्थिति में नहीं है। अभी वक्फ बोर्ड पर जो हमला हो रहा है, वक्फ बोर्ड क्या है? मुस्लिम समुदाय के लोगों ने अपने लिए, कि अगर सरकार हमारे लिए कुछ कभी ना भी करे, तो वो अपने लिए, अपने कोऑपरेशन से, अपने कंट्रीब्यूशन से बहुत कुछ खड़ा करना। वक्फ यही है ना। वक्फ संपत्ति क्या है? दान कर दिया। और उस वक्त पे क्या क्या चलता है? तो स्कूल चलते हैं, कॉलेज चलते हैं, इदारे चलते हैं, अस्पताल चलते हैं। और पहले जो कुछ मैं नहीं जानती थी, अभी लाला रामदेव ने जब रूह अफ़ज़ा पे हमला बोला, तब मैंने हमदर्द पढ़ा और ये जाना कि हमदर्द भी वक्फ की संपत्ति है और किस तरह से उसमें कितने लोग काम करते हैं। आज वक्फ की ज़मीन छीनने पे अंटालिया वक्फ बोर्ड पे खड़ा है। यतीम खाना चलता था, उस पे यतीम खाने के लिए वो ज़मीन वक्फ की गई थी। तो हमने वक्फ को भी इनफैक्ट अभी जाना, जब ये हमला शुरू हुआ तो मैंने वक्फ को जाना, वरना वक्फ को हम जानते नहीं थे, वैसी नौबत नहीं आई थी। तो ये सामाजिक, वक्फ भी एक सामाजिक आंदोलन है कि अपने से एक समाज के लोग कंट्रीब्यूट करते हैं अपनी प्रॉपर्टी और उस पे अपने समाज के लोगों के लिए, अपने समाज के गरीब लोगों के लिए, बच्चों के लिए, कमज़ोर महिलाओं के लिए उसकी सुरक्षा मुहैया कराते हैं, सुनिश्चित करते हैं। लेकिन आज जिस तरह से सरकार ने हमला बोला है, कोर्ट में है मामला, पता नहीं क्या होगा, मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद तो नहीं है। अब जब सरकारें जब बड़े बड़े सवाल करती है, बड़बोलापन दिखाती है, तो उस फैसले में मंदिर मस्जिद जैसा फैसला आता है। इसमें क्या आएगा 5 मई को देख लेते हैं, जो भी हो। लेकिन ये भी कि अब इस तरह का अपने लिए कुछ गढ़ लेने का, कुछ निर्माण कर लेने का, कुछ बना लेने का, कुछ रचना कर लेने के लिए भी अब आप आज़ाद नहीं है। कभी भी आपकी प्रॉपर्टी पर हमला बोला जा सकता है, उसे छीना जा सकता है। इससे थोड़ा और डिफ़िकल्ट जो हुआ, सिटीजनशिप एक्ट, फार्म्स एक्ट वगैरह, फार्म्स एक्ट, सिटीजनशिप एक्ट के खिलाफ जोरदार लड़ाई हुई। शाहीन बाग की लड़ाई, मैं तो ऐसा मानती हूँ कि शाहीन बाग के संघर्ष ने किसान आंदोलन को रास्ता दिखाया कि संघर्ष ऐसे भी हो सकता है, जहाँ हो वहीं बैठ जाओ और वहीं से अपनी बात कहो। और जितनी शांतिमय तरीके से और संविधान हाथ में लेकर के महिलाओं ने सिटीजन्स अमेंडमेंट एक्ट का विरोध किया, वह काबिले तारीफ था। और कोरोना का बहाना बना करके जिस तरह से उसे रौंदा गया, और का समर्थन करने वाले आज कम से कम 22 नौजवान लड़के लड़कियां जेलों में बंद हैं पिछले 5 सालों से। न जमानत पे कोई सुनवाई हुई, न कोई मुकदमा चला और किसी तरह की कोई सुनवाई नहीं हुई, वो जेलों में सड़ रहे हैं। इतना मुश्किल हो गया। आखिर सामाजिक आंदोलन किन चीज़ों के लिए चलता है? समाज में व्याप्त कुरीतियों के खिलाफ चलता है, गैर बराबरियों के खिलाफ चलता है और कमज़ोर वर्ग के लोगों के लिए कुछ रचना करने के लिए सामाजिक आंदोलन चलते हैं। आज की तारीख में आप इन तीनों में से कुछ भी कर सकने की स्थिति में नहीं है। इसमें कभी भी किसी भी चीज़ को देशद्रोह करार दिया जा सकता है। अब शायद आप लोगों को याद होगा 2 नवंबर 2018 जब
SC/ST एक्ट में सरकार ने संशोधन किए थे और उसको काफ़ी कमज़ोर बना दिया था। तब दलित नौजवानों ने एक दिन की हड़ताल की थी। वो तारीख थी 2 नवंबर 2018 की, पूरे देश भर में, और ख़ासकर यूपी और MP में उनकी इतनी प्रताड़ना हुई, इतनी बुरी तरह से मार पिटाई हुई, गोलियां चली, उनको जेलों में रखा गया। उसमें 8 जवान शहीद हो गए, मर गए। वर्षों बाद उन लड़कों को जेल से जमानत पे छुट्टी मिली। तो ये आज सामाजिक आंदोलन चलाना कितना कठिन हो गया है कि आप पे अत्याचार हो रहा है, आप पे अत्याचार करने की छूट दी जा रही है, लेकिन आप कोई आंदोलन नहीं चला सकते। आपको बर्दाश्त करना है, आपको सारे अत्याचार बर्दाश्त, आपको बलात्कार बर्दाश्त करना है। वो उन्नाव वाली वो लड़की याद है ना, जिस पर जब इससे कैलाश सेंगर ने बलात्कार किया था, तब वो माइनर थी, और किस तरह से उसके बाप को मार डाला गया, किस तरह से जब उसने CM निवास पे जाके खुद आत्महत्या करने की, आत्मदाह करने की कोशिश की, तब जाकर के केस चला, लेकिन एक एक करके उसके पूरे परिवार को और अंत में खुद उसे एक रोड एक्सीडेंट में मार डाला गया। आप बलात्कार के खिलाफ आज बोल सकने की स्थिति में नहीं है, जो दुनिया भर में मान्य एक ऐसा अमानवीय घटिया क्राइम है जिसे कोई भी सही नहीं ठहरा सकता कि हाँ ये सही है, चाहे जो कुछ भी हो जाए। यहाँ तक कि एक देश की सेना दूसरे देश की रियाया पे बलात्कार करे, उसे भी सही नहीं ठहरा सकते। लेकिन आज स्थिति ये हो गई है कि अपने देश के अंदर कठुआ में, आप जम्मू से आए हैं, कठुआ में जो कुछ हुआ, एक 7 साल की बच्ची के साथ मंदिर में रेप हुआ। 7 दिन तक उसे मंदिर में बांध कर रखा गया, बुला बुला करके लोगों से उससे रेप करवाया गया और मारा गया। लेकिन उसमें कल्प्रिट के खिलाफ लड़ रही महिला वकील के खिलाफ तिरंगा लेकर के जुलूस निकाला गया। ये दौर ऐसा है, इसके पहले हमने कभी नहीं देखा सुना था कि किसी बलात्कारी के पक्ष में, किसी हत्यारे के पक्ष में तिरंगा लेकर के लोग जुलूस निकाले। लेकिन अभी ये हो रहा है। कोई रामनवमी, कोई जन्माष्टमी या कोई भी हिंदू त्यौहार मस्जिदों मज़ारों के सामने नंगे हथियार लेकर के नाचे बगैर, डीजे बगैर पूरा होता ही नहीं है। इस बार भी वही हुआ रामनवमी में, मस्जिदों के सामने नाच रहे, मज़ारों पे चढ़ कर के भगवा गाड़ रहे, लेकिन आप इसके खिलाफ बोल नहीं सकते। किसी ने कुछ नहीं बोला और सरकार मस्त। आप एक शब्द बोल दीजिए सरकार की ज्यादती के खिलाफ तो देशद्रोह हो जाता है, आप सीधे जेल में बंद हो जाते हैं। लेकिन ये सब कुछ सड़कों पे हो रहा है और इसको सरकार चुपचाप देख रही है। आज इतना मुश्किल हो गया है कोई भी सामाजिक आंदोलन चलाना। सामाजिक आंदोलन तो भूल जाइए, अपने आप को बचाना आज इतना मुश्किल हो रहा है कि जैसी स्थिति निश्चित तौर पर अंग्रेजी सरकार में नहीं थी। कितना समय मेरा समय हो गया यार। अच्छा, लेकिन फिर भी आंदोलन तो करना ही है जैसी भी स्थितियां हैं, क्योंकि बैठ जाएंगे तो कुछ भी नहीं होगा। कम से कम हमारे हाथ में एक कविता है, ये कविता है राजेश जोशी की, जो इस पागलपन में शामिल नहीं होंगे मारे जाएंगे, कटघरे में खड़े कर दिए जाएंगे, जो विरोध में बोलेंगे, जो सच सच बोलेंगे मारे जाएंगे। बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि किसी की कमीज हो उनकी कमीज से ज़्यादा सफ़ेद, कमीज पर जिनके दाग नहीं होंगे मारे जाएंगे। धकेल दिए जाएंगे कला की दुनिया से बाहर, जो चारण नहीं होंगे, जो गुण नहीं गाएंगे मारे जाएंगे। धर्म की ध्वजा उठाने जो नहीं आएंगे जुलूस में, गोलियां भून डालेंगे उन्हें सबसे बड़ा अपराध और वे काफिर करार दिए जाएंगे। सबसे बड़ा अपराध है इस समय निहत्थे और निरपराधी होना, जो अपराधी नहीं होंगे वो मारे जाएंगे। तो हम इस परिस्थिति में जी रहे हैं और हमें लड़ना है, हम लड़ रहे हैं और हम लड़ेंगे। ये लड़ाई कठिन जरूर है, पर कठिन समय में ही लड़ना पड़ता है।
जब वक्त कठिन नहीं होता तो जब वक्त खराब नहीं होगा, जब समाज में कुछ खराबी नहीं होगी, कुछ कुरीतियाँ नहीं होंगी, सबों को सब कुछ सुविधानुसार मिलेगा, बराबरी होगी, न्याय होगा, तो हम लड़ेंगे क्यों? फिर लड़ने की ज़रूरत नहीं थी। लड़ने की ज़रूरत ज़्यादा पड़ी इसलिए यही है कि समाज में ये सारी चीज़ें आज बिल्कुल चरम पर है, और आज नहीं लड़ेंगे, आज सामाजिक आंदोलन नहीं करेंगे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। आज जो हम इतने सारे लोग यहाँ बैठ पा रहे हैं, उतने सारे लोग बैठ भी नहीं पाएंगे। इस पर भी पाबंदी होगी। अभी कुछ दिन पहले सुरजीत भवन में महिलाओं का एक सम्मेलन था। हम सुरजीत भवन गए, निकले किसी काम के लिए, वापस हमें भवन नहीं जाने दिया कि नहीं, आप नहीं कर सकते हैं मीटिंग। यहाँ पर कोई 3 साल पहले इसी CFD की एक राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग थी, जिसमें मुश्किल से 17 से 18 लोग थे। शशि शेखर जी तो थे, मेरे ख्याल से याद आ रहा है, राम धीरज जी भी थे, और 60-70 पुलिस आ गई थी यहाँ पे और लगातार बैठी। तो ये नौबत आ गई है, बहुत कठिन है, लेकिन आंदोलन तो करना ही है, क्योंकि इसके सिवाय कोई रास्ता नहीं है। और इसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने अंदर की शक्ति को पहचानें, अपने साथ कमज़ोर से कमज़ोर लोगों को, जिसको गांधी ने अंतिम जन कहा था, उसे साथ लेकर के चलें, अपनी जड़ता को थोड़ा तोड़ें, जो बहुत कठिन है। दूसरे की जड़ता को चैलेंज करना आसान होता है, लेकिन अपनी जड़ता को तोड़ना बहुत कठिन होता है। जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि हमारी जड़ता यही है कि हमारे सारे संगठन मेल ऑर्गेनाइजेशन है, मेल डोमिनेटेड है, मेल लीडरशिप में चल रहे हैं। इसको भी जरा तोड़ें, जरा सा छोड़ें। बिना छोड़े हम जड़ता को नहीं तोड़ सकते। थोड़ा सा छोड़े माइक, थोड़ा सा छोड़े मंच, थोड़ी जगह क्रिएट करें नए आने वालों के लिए, और हम कह सकें, आओ नौने तागन आओ, आओ नौ हो तागन आओ, यज्ञ जानता नहीं विराम, आने वालों तुम्हें प्रणाम। नए नेतृत्व को प्रणाम करती हूँ। धन्यवाद मणिमाला। और देखो श्रोताओं, मैंने तो आपको पहले ही वार्न किया था। मणिमाला के मुंह खोलने से पहले मैंने आपको वार्निंग दे दी थी, और उन्होंने हम सबको वार्निंग दे दी है कि देखो ये कमी है और इस कमी को दूर करना अति आवश्यक है। और शशि शेखर जी, पंचोली जी, रामशरण जी, अगली सभा जब हो तो आपको विशेष तौर से इन सब बातों का ध्यान रखना है ना। और मेरे विचार से, मैं वैसे इनकी बात से पूरी तरह से सहमत हूँ कि हमको विशेष कोशिश करनी चाहिए कि जो समाज का जो आधा अंग है पूरे समाज का, और प्रमुख अंग है, कि उसको उचित स्थान मिले और उनकी उचित भागीदारी हो। इसके लिए विशेष हमको समर्पण करने की और कोशिश करने की ज़रूरत है। दिक्कत है उन सब के अंदर लोगों का पार्टिसिपेशन, और आज के समय में तो मेल हो फीमेल हो, किसी को भी लाके और इस तरह की सभा में वो पार्टिसिपेट करें और अपनी बात रखें, तो जैसा आपने खुद ही कहा कि थोड़ा डर का माहौल है लोगों में, थोड़ा चिंता का विषय है, तो लोग घबराते हैं अपनी बात रखने से। खैर, अब मैं ये चाहूँगा कि जो भी कोई सवाल पूछना चाहता है, अपना कोई कमेंट देना चाहता है, वो कम से कम शब्दों में अपनी बात रखे। अगर किसी विशेष वक्ता से कोई सवाल पूछना चाहता है तो वो कह दे कि किस वक्ता से वो सवाल पूछ रहे हैं, और वो वक्ता उसका जवाब दे देगा। थोड़ा समय के अभाव को देखते हुए, क्योंकि अब मीटिंग की समाप्ति का समय है, लोग भी थोड़ा थक चुके हैं, तो रामशरण जी। हाँ जी। मैं मणिमाला जी से खास करके कहना चाहूँगा कि वो वरिष्ठ पत्रकार रही हैं लंबे समय से, इसलिए मुझे उम्मीद थी कि वो मीडिया के बारे में भी कुछ बताएंगी। हम लोगों ने महसूस किया कि अन्ना आंदोलन के वक्त में नरेंद्र मोदी को देश नहीं जानता था, वो घर घर मोदी, हर हर मोदी करके उसको प्रचारित कर दिया गया। फिर जब 19 में सर्जिकल स्ट्राइक
उसका क्या उपाय, क्या कारण है? क्या मीडिया पर उद्योगपतियों का कब्जा है इसलिए ऐसा है, या ये जो मीडिया में जो विज्ञापन का जो कंट्रोल है सरकार के हाथ में, उसके चलते ऐसा हो रहा है कि अब सरकार ही सब बिक गए? मैं चाहता हूँ कि ये संक्षेप में इस पर भी मैं ये मैंने मीडिया इसलिए नहीं किया क्योंकि विषय जो दिया गया था वो सामाजिक आंदोलन था, तो मैं डाइवर्सन नहीं चाहती थी। आपने जो सवाल किया वो आज का मीडिया, मतलब ये जो कॉमर्शियल मीडिया है, बाजारू मीडिया, वो बाजार का है और बाजार का कोई सपना नहीं होता, बाजार किसी का अपना नहीं होता। बाजार है मुनाफा कमाने के लिए है, और मुनाफा चाहे जैसे मिल जाए, जिस रिसोर्सेज से मिल जाए। सरकार विज्ञापन देती है और नकेल भी कसती है और जेल भी भेजती है। तो डरा हुआ मीडिया है, डरे हुए लोग हैं। अब मीडिया के बारे में आप कह रहे हैं, अखबार के जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे, आप देखेंगे कि हर लीडर ने कोई ना कोई अखबार निकाला है। गांधी ने साउथ अफ्रीका में निकाला इंडियन ओपिनियन, भारत आए तो यहाँ निकाला नवजीवन, हरिजन सेवक, हरिजन, 4 भाषाओं में अखबार निकाले। नेहरू जी ने द नेशनल हेराल्ड निकाला। बनारस में आज अखबार शुरू हुआ मदन मोहन मालवीय की मदद से। गणेश शंकर विद्यार्थी जो हिंदू मुसलमान दंगे में लोगों को बचाते हुए शहीद हुए, उन्होंने प्रताप निकाला। तो ये उस समय भी आंदोलनकारी अपना अखबार, अपना मीडिया खुद क्रिएट करते थे। इसका मतलब था कि जो सो कॉल्ड मीडिया थी मेन स्ट्रीम, वो उनकी बातें नहीं कहती होगी तरीके से, तभी तो अपना निकाला। नहीं तो क्यों आंदोलन का काम छोड़ करके उन्होंने अखबार निकालना शुरू कर दिया? या फिर उतनी खबर, मुझे याद है जब मैं टाइम्स ऑफ इंडिया मुंबई में थी, तो 9 अगस्त 1942 भारत छोड़ो आंदोलन के खबर को उसने, वो तो बेनेट कॉलमैन एंड कंपनी का अखबार है, अंग्रेजी अखबार, आज भी उसी नाम से मालिकाना उसी के पास है, वो था। तो उसने फ्रंट पेज पे बॉक्स आइटम करके लिखा था कि ग्वालियर, तब ग्वालियर टैंक होता था, तो अगस्त क्रांति मैदान में, तो उसने लिखा था कि बदमाशों का उपद्रव ग्वालियर टैंक में। तो जो देश का निर्णायक, आज़ादी की लड़ाई का निर्णायक फैसला जहाँ हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन, उसको उसने उपद्रव लिख दिया था। तो ऐसा नहीं कि ये मीडिया आज ज़्यादा हो गई है, पर हमेशा से मीडिया सरकार के पक्ष में, बाजारू मीडिया सरकार के पक्ष में खड़ा रहा और उसका अल्टरनेट लड़ने वालों ने दिया है। आज भी अल्टरनेट लड़ने वाले दे रहे हैं। ये क्षितिज बैठे हुए हैं सोशल मीडिया लेकर के, रवीश कुमार है वो भी चला रहा है, और बहुत अजीत अंजुम में। इनका समय हो गया है तो मैं अपनी बात खत्म करती हूँ। साथियों, आखिरी सत्र होने के कारण तलवार हमारे सर पे अटक रही है, तो वो कहते हैं ना कि बाल के साथ लटकी हुई है, तो इसलिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। और अगर समय मिला कल तो शायद इस विषय पे थोड़ी चर्चा और हो जाएगी, नहीं तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।